कोविड में भी हमको कितना साथ दिया इसने, और उनकी समस्याओं को लेकर इसमें बहुत सारे पत्र आएंगे आपके सामने। उनमें से एक इंटरनेट को लेकर, संगीत में इंटरनेट की उपयोगिता एक अध्ययन, ये इनका विषय है। जी दीपक सिंह जी। नमस्कार। उपस्थित सभी विद्वानजनों एवं संगीत के शोधार्थी सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं संगीत एवं मंच कला संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शोधार्थी हूँ। मेरा शीर्षक यह है कि संगीत में इंटरनेट की उपयोगिता एक अध्ययन। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसकी अनुपस्थिति में प्रायः अनेक शासकीय तथा अन्य कार्य प्रभावित हो जाएंगे। शासन के तंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए इंटरनेट की उपयोगिता को रेखांकित किया जा रहा है। वित्तीय हस्तांतरण में भी इंटरनेट की भूमिका उल्लेखनीय है। इंटरनेट की उपदेयता का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उल्लेखनीय भूमिका है। इंटरनेट द्वारा शिक्षण को दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम, ऑनलाइन लाइब्रेरी तथा यूट्यूब जैसे माध्यमों पर पहले से ही संग्रहित किए हुए वीडियोज़ द्वारा शिक्षण, तथा दूसरा, जूम, गूगल मीट जैसे माध्यमों से शिक्षण। महामारी के संक्रमण काल में जब देश लॉकडाउन का सामना कर रहा था, ऐसे समय में शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। संक्रमण काल के पूर्व शिक्षण में इंटरनेट की एक सीमांत भूमिका थी, किंतु संक्रमण काल में इस भूमिका में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में छोटी कक्षाओं का भी संचालन इंटरनेट के माध्यम से ही किया जा रहा है। संगीत के संदर्भ में इंटरनेट की भूमिका में संक्रमण काल में क्रांतिकारी बदलाव देखा गया है। संगीत में इंटरनेट की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए संगीत में इंटरनेट की उपदेयता को दो वर्गों में वर्गीकृत कर लेते हैं। प्रथम, संगीत के शिक्षण में इंटरनेट, तथा द्वितीय, संगीत की प्रस्तुति में इंटरनेट। प्रथम, संगीत की शिक्षण में इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से संगीत के शिक्षण में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव देखे गए हैं। संगीत को गुरुमुखी विद्या कहा गया है। संगीत के शिक्षण में गुरु तथा शिष्य दोनों का आमने सामने बैठना होता है। संगीत का शिक्षण अन्य विषयों की तरह नहीं होता है। संगीत के शिक्षण के साथ ही गुरु अपने शिष्य में संगीत के संस्कार को भी रोपित करता है, जो कि ऑनलाइन शिक्षण में संभव नहीं हो सकता। संगीत के शिक्षण में इंटरनेट की भूमिका का दूसरा तथा सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू इंटरनेट की गति का धीमा हो जाना है। सभी संगीत चिंतक इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं कि संगीत के शिक्षण के दौरान इंटरनेट की धीमी गति के होने के कारण शिक्षक द्वारा बताया हुआ राग या राग का स्वरूप अपने मूल रूप में ही शिष्य के पास पहुंचेगा, इसमें संदेह होता है। जिस समय शिक्षण कार्य पूरी तरह से बंद हो गया था, इस समय इंटरनेट एक विकल्प के रूप में सामने आया। इसकी उपस्थिति में शिक्षार्थी तथा बच्चों को सुरक्षित परिवेश में अध्ययन करने का अवसर मिला। इंटरनेट से शिक्षण के क्रम में आवागमन से भी बचा जा सका, जिससे श्रम तथा धन दोनों की बचत हुई। जिन लोगों ने किसी कारणवश अपनी संगीत शिक्षा अधूरी छोड़ दी थी, ऑनलाइन शिक्षण उनके लिए उनकी शिक्षा को पूरी करने हेतु सुनहरे अवसर के रूप में सामने आया। द्वितीय, संगीत की प्रस्तुतियों में इंटरनेट। संक्रमण काल में संगीत की अन्य गतिविधियों की भांति सांगीतिक प्रस्तुतियां भी ऑनलाइन माध्यमों से ही संचालित होने लगी हैं। पहले से ही टेलीविज़न तथा रेडियो के माध्यम से प्रस्तुतियों को श्रोताओं तक उनकी सहजावस्था में पहुंचा जा सकता था, किंतु संक्रमण काल में प्रस्तुतियों का माध्यम यूट्यूब, फेसबुक, जूम इत्यादि भी हो गया है। इन प्रस्तुतियों के सकारात्मक पक्ष इस प्रकार हैं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रस्तोता अपने अन्य अनेक श्रोताओं तक सहजता से पहुंचता है। इन प्रस्तुतियों में धन का व्यय कम से कम होता है। प्रस्तुतियों के ऑनलाइन माध्यम के होने से संगीत के विद्यार्थी तथा नवीन कलाकार को मंच की तलाश नहीं करनी पड़ती है। विद्यार्थी या कलाकार स्वतः ही अपना संगीत अन्य इन माध्यमों से अपने श्रोताओं तक पहुंच सकते हैं। प्रस्तुतियों का ऑनलाइन माध्यम होने से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। संगीत की प्रस्तुतियों के ऑनलाइन होने से विद्यार्थी अपनी
तैयारी पूरी किए बिना ही यश की तलाश में अपनी साधना छोड़कर इन माध्यमों में अपने समय को व्यय करने लगता है। इस प्रकार संगीत जगत अनेक बड़ी संभावनाओं को खो देता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो संक्रमण काल के दौरान संगीत लोगों तक पहुंचता रहे, इसमें भी इंटरनेट तथा उससे जुड़े विविध आयामों द्वारा संगीत का शिक्षण एवं संगीत की प्रस्तुतियों का अवसर कलाकार, शिक्षक एवं शिक्षार्थी को प्राप्त हुआ। इन कार्य को पूर्ण करने में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। बहुत ही ज्वलंत समस्या भी है और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। इंटरनेट तो हर चीज़ में ही आप देखेंगे कि हमारे काम की चीज़ रही है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पायरेसी या जो कॉपी करना इंटरनेट के थ्रू बहुत आसान हो गया है और बहुत लोग सीडीज़ और कैसेट्स खरीदेंगे ही नहीं, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे चीज़ों को। तो ये भी एक समस्या है जिस पे आप आगे काम कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट है दीपिका पुरोहित और उनका विषय इंटरनेट से संगीत शिक्षण, समस्याएं एवं समाधान। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी जैसे जैसे एक एक वो बोलते जाएंगे, अपनी प्रक्रिया देते जाएंगे। नमस्कार, मैं दीपिका पुरोहित, सागर मध्य प्रदेश से, वर्तमान शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान। मेरा विषय है इंटरनेट से संगीत शिक्षण, समस्याएं एवं समाधान। जैसा कि हम जानते हैं, आज का युग तकनीकी युग है। इंटरनेट ने मानव जीवन को सरल एवं सुगम बना दिया है। आज विश्व में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय, व्यक्ति, क्षेत्र के बारे में हम आसानी से घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमारा संगीत भी अछूता नहीं रहा है। आज मानव ने इंटरनेट एवं तकनीकी माध्यम से अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं एवं वर्तमान में संगीत के विद्यार्थियों के लिए अनेक विकल्प भी प्राप्त हुए हैं। वैदिक पौराणिक काल से वर्तमान तक संगीत शिक्षण में अनेक परिवर्तन एवं नवीनीकरण हुए, जिन पर आज हम देख सकते हैं। जिन परिवर्तनों एवं नवीनीकरण में ऑनलाइन संगीत शिक्षण, ऑनलाइन संगीत शिक्षा कार्यक्रमों, वेबिनार, कार्यशालाओं, संवाद आदि का प्रचलन एवं आयोजन अधिक देखने को और एवं सुनने को मिला। सभी को कोरोना काल में वरदान साबित हुआ। घर बैठे हम बड़े से बड़े विद्वानों को सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। किसी न किसी रूप में हम इस वैश्विक महामारी काल में संगीत से जुड़े रहे। टेक्नोलॉजी सीखने के भी कई अवसर प्राप्त हुए। अगर हमने संगीत शिक्षा देना प्रारंभ की और सीखना प्रारंभ किया तो उससे पूर्व हमें तकनीकी ज्ञान अर्जित करना भी पड़ा, जो कि हमारे लिए अच्छा रहा। ओम स्वर लिपि कारगर सिद्ध हुई। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वर लिपि आज से 70 वर्ष पहले जिसका डिजिटलाइजेशन किया प्रोफेसर रागिनी त्रिवेदी एवं उनके पुत्र टेरेंस तोहिनांशु ने, जो कि आज हम कंप्यूटर के माध्यम से उस ओम स्वर लिपि के माध्यम से हम आसानी से सितार की बंदिशों को कंप्यूटर के माध्यम से लिख सकते हैं और विद्यार्थियों को भेज सकते हैं, जो कि इंटरनेट संगीत शिक्षण में और कोरोना काल में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। परंतु इन सब के दौरान शोधार्थी ने कुछ समस्याओं का सामना किया, जो इस प्रकार हैं। ऑनलाइन संगीत शिक्षण कार्यक्रमों में सही, सटीक एवं सारगर्भित जानकारी प्राप्त न होना, ऑनलाइन माध्यमों से समय सीमा एवं नियमावली न होने से कई समस्याओं का होना, ऑनलाइन कार्यक्रमों में औपचारिकताओं के होने से समय की बर्बादी, ऑनलाइन संगीत शिक्षण एवं कार्यक्रमों में अनुशासनहीनता के कारण संगीत जगत के अल्प ज्ञानियों द्वारा एवं नए सीखियों द्वारा गलत जानकारी देना, सोशल मीडिया में संगीत समूहों में
अश्लीलता को प्रदर्शित करना, एक ही समय में अनेक कार्यक्रमों के आयोजनों से विद्यार्थियों में असमंजसता की स्थिति कि किसको हम अटेंड करें किसको नहीं, तकनीकी समस्याओं के कारण भी अनेक कारण सामने आए, आर्थिक परिस्थितियों के होने से शिक्षा ग्रहण करने में और शिक्षा देने में समस्याएं हुई। इन समस्त कारणों पर विचार करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। सर्वप्रथम, विषम परिस्थितियों में भी ऑनलाइन एक माध्यम रहा जिसे हमने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। संगीत के नए विद्यार्थियों को ना ही ऑनलाइन सीखने एवं ना ही गुरुओं को सिखाने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कोरोना के बाद भी अब वही नियम चल रहा है। एक ऑनलाइन के घर पर बैठे हम सीख सकते हैं आसानी से और सिखा सकते हैं, तो ऑफलाइन मोड को जिस तरीके से अभी ऑनलाइन चल रहा है तो देखते देखते हो सकता है कि ऑनलाइन मोड ज़्यादा और ऑफलाइन मोड कम हो जाए। ऑनलाइन से संगीत में स्वर, ताल, लय, वाद्यों को मिलाना, संगीत की कई बारीकियों की शिक्षा दीक्षा संभव नहीं है। एक समय पर अनेक सांगीतिक कार्यक्रमों के आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं स्तर के अनुसार शामिल होना चाहिए। विशेषकर विद्यालयी स्तर पर ऑनलाइन संगीत शिक्षण नहीं होना चाहिए विषम परिस्थितियों के अलावा, क्योंकि उसमें मुख्य विषयों की कक्षा के होने के कारण संगीत, नृत्य, कला जैसे विषयों को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों द्वारा महत्ता नहीं दी जाती है, जिसमें फ़ोन का ना होना, डाटा समस्या, नेटवर्क समस्या, 3-4 भाई बहनों के बीच में एक फ़ोन के होने से अनेक इस प्रकार की समस्या सामने आई। अनुशासनहीनता के कारणों में वीडियो में माता पिता, भाई बहनों का कैसा भी बैठा होना, लेटे होना, गालियां देना, कुछ भी बोलना, स्क्रीन शेयर करके अश्लील वीडियो एवं फ़ोटो को शेयर करना, इस प्रकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन ऑनलाइन संगीत शिक्षा में विशेषकर विद्यालयों में बढ़ रही हैं, जो कि विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन संगीत शिक्षा नहीं होना चाहिए। संगीत विशेषज्ञों को समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। जिस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सिर्फ उसी विषय पर बोलना चाहिए, क्योंकि संगीत विषय विशेषज्ञ हैं तो स्वाभाविक है कि उनको संगीत का बहुत ही ज्ञान होगा, परंतु ऑनलाइन माध्यम में हमें समय, डाटा, नेटवर्क, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उनका ध्यान रखते हुए हमें अपने वक्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। साथ ही योजनाबद्ध तरीकों से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी आयोजनों में सम्मिलित हुई हूँ। कुछ विषय विशेषज्ञ बैठे हैं, उनको अचानक बोल दिया गया कि आपका वक्तव्य है, तो उनको पता चला कि 30 मिनट की समयावधि है, तो उन्होंने कैसे भी करके उस अवधि को पूरा किया, ज्ञान दिया, उन्होंने संगीत से संबंधित ही जानकारी दी, लेकिन जो एक मुख्य विषय रखा गया था उसके बारे में ना बताते हुए अन्य विषयों की जानकारी दी। ऑनलाइन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले एवं सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को तकनीकी जानकारी होना चाहिए, और जिनको नहीं है तो उन्हें किसी भी अपने शिष्य एवं पारिवारिक सदस्य की सहायता लेनी चाहिए। ऑनलाइन माध्यम में औपचारिकताओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जैसा कि देखा गया, और कम से कम शब्दों में आभार एवं स्वागत होना चाहिए कि हम मैडम का स्वागत करते हैं पुष्पगुच्छ से, और हम लोग 5 मिनट तक इंतज़ार करते रहे और स्क्रीन पे हम लोग को एक पुष्पगुच्छ दिखाया गया। तो इन सब औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो बात बोलते हैं कि टू द पॉइंट, हमारे जिस पर्पस से इनका आयोजन किया जा रहा है वो होना चाहिए।
इसमें समय डाटा सभी की बचत होती है। ऑनलाइन माध्यम से लगातार जुड़ने में मानसिक तनाव, सिर दर्द, आँखों में कमजोरी, कमर दर्द आदि शारीरिक समस्याओं को भी देखा और सामने आ रही हैं। अंत में शोधार्थी का यही प्रयास है कि ऑनलाइन संगीत शिक्षण विशेषकर नए विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नहीं है। शास्त्र पक्ष एवं थ्योरी के पक्ष से अगर देखें तो ऑनलाइन माध्यम 100% कारगर सिद्ध हो सकता है, लेकिन अगर प्रायोगिक पक्ष से देखा जाए तो ऑनलाइन संगीत शिक्षण से संगीत रूपी आधार ही त्रुटियों के साथ शुरू होगा। इन्हीं शब्दों के बाद धन्यवाद। थैंक यू सर। दीपिका जी एक परेशान विद्यार्थी की व्यथा को व्यक्त कर रही थी, जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ समस्याओं को झेलता है। और ये बात सच है कि जब भी कोई नई प्रणाली, नया सिस्टम हमारे सामने आता है तो थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन हाँ, इन परेशानियों को धीरे धीरे दूर किया जाना चाहिए और बहुत सी समस्याएं और उनका समाधान दीपिका जी ने प्रस्तुत किया ऑनलाइन, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट शिवानी। नमस्कार सभी गुणीजनों को, विद्वानों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। अभी आप सभी को पता है कोरोना के काल में हम लोगों ने देखा ही है कि इंटरनेट का यूज़ कितना बढ़ चुका है। ये कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि मेरे साथी पहले ही इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। इंडिया में किस तरह से इंटरनेट जो है बढ़ रहा है, जहाँ पे 75% पुरुष और 48% औरतें जो हैं इंटरनेट का यूज़ कर रही हैं। ये एक ऐसा डाटा है जिसमें ये सब बताया गया है। इसके अलावा इंटरनेट के बहुत फ़ायदे हैं। कोरोना काल में एजुकेशन का कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ संगीत एक ऐसा विषय है जहाँ गुरु शिष्य परंपरा जो सम्मुख बैठकर सीना व सीना तालीम होती है, वहाँ पे आप लोग कैसे शिक्षा को ग्रहण कर सकते थे। ऑनलाइन माध्यम से हम इन सब चीज़ों से जुड़े और इन सब चीज़ों से जुड़ के हमने शिक्षा को ग्रहण किया। पर त्रुटियाँ तो हर जगह होती हैं। हमको डाटा से संबंधित प्रॉब्लम आई कि सर्वर डाउन है, कभी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वरों को छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियां हैं जिनको हम नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। ये सत्य है कि ऑनलाइन माध्यम से संगीत को सीखना बहुत ही टफ है। वहीं त्रुटियां शास्त्रीय संगीत की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा हमको ऐसा लगता है कि एक विकल्प है। इंटरनेट तो सिर्फ एक विकल्प है। वहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्यून कर रहे हो, सितार ट्यून कर रहे हो, तो आज के बच्चों को सितार ट्यून करनी नहीं आती, वो ऑटो ट्यूनर लेते हैं और ऑटो ट्यूनर के माध्यम से उसको ट्यून कर रहे हैं। जहाँ तानपुरा है, तानपुरा को हम लोग कहीं भी ले जा सकते, मतलब ले जाने में बहुत कतराते थे। तो फ़ायदा ये हुआ, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आज आपके मोबाइल में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तानपुरा कहीं पे भी, कहीं कैसे भी शुरू हो जाओ। हम लोग चंडीगढ़ में सुखना लेक में जाते हैं तो मन करता है कि कुछ गुनगुनाएं, कुछ गाएं, तो उस माध्यम से वहाँ पे तानपुरा ऑन करते हैं तो गाने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ, सुविधा है इस चीज़ की कि सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। इसके बाद सबसे बड़ी खामियां भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मिक्सिंग मास्टरिंग आप लोग जानते हैं किस माध्यम से हो रही हैं। आजकल कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता है कि हम लोग स्वर साधना करें, हम घंटों रियाज करें, अपने स्वरों को पक्का करें। वो लोग क्या सोचते हैं, चलो यार मास्टरिंग मिक्सिंग में हमारा ऑटो ट्यून हो जाएगा, अगर स्वर रहता है, नीचे रहता है या ऊपर रहता है, तो हम उसको ऑटो ट्यून के माध्यम से सही करेंगे। सेम ऐसा ही है बीट के माध्यम में, कि अगर वो बीट आगे पीछे हो रहा है तो बीट में भी उसको एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये खामियां हैं जो शास्त्रीय संगीत या कोई भी संगीत है, तो उसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होना चाहता या अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता। संगीत का ये एक चिंताजनक विषय ज़रूर मुझे लगता है। इंटरनेट के आने से बहुत दुष्प्रभाव ये हुआ है कि लोग, आज हर बच्चा मेरे पास भी आता है तो वो ये बोलता है, मैम आप सोशल मीडिया पे देखो, रोज़ प्रोग्राम हो रहे हैं या फेसबुक लाइव हो रहे हैं, बच्चे खुद अपना लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये क्लासिकल में तो मतलब हम लोग क्या गाएंगे, क्या कोई सुनना नहीं चाहता है।
तो इसके माध्यम से ये सब चीज़ें आ रही है कि सब बच्चे वेस्टर्न म्यूज़िक करना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं। मुझे कहते हैं मैम आप हारमोनियम क्यों बजाते हो, कभी गिटार भी ट्राई करो। तो ये सब दिक्कतें ज़रूर मैंने ऐसा फेस किया खुद ब खुद की। ये रिसर्च पेपर ज़रूर 7 पेज का मैंने लिखा है, बट जो चिंता का विषय है उस पर हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग अपने विचार अपनी जब रिसर्च करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि क्या क्या खामियाँ आ रही हैं। अब रिसर्चर के लिए क्या हो गया कि शोध गंगा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एप्लीकेशन में आपको सब कुछ दिख जाता है कि ये शोध इस बच्चे ने किया है। कॉपी बहुत हो रही है, चीज़ों की कॉपी बहुत हो रही है, बहुत चीज़ें हम लोग यहाँ से उठा रहे हैं, वहाँ से उठा रहे हैं। रिसर्च का मतलब कुछ नहीं रह गया है। ई बुक्स के माध्यम से हम लोग ठीक है पढ़ रहे हैं उसको, बट क्या हम उसके कोर में जाके बात कर रहे हैं? क्या हम उसको समझ रहे हैं कि ये क्या है? आजकल शोध के विषय में ठीक है कहीं से कहीं टेलीफोन के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने गुणीजनों से बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। वो हमें बहुत कम बताते हैं कि हाँ ऐसा है, ठीक है, आने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन पे हो जाएगा। उससे क्या है कि हमारे संशय मात्र संशय ही रह जाते हैं, हमारे संशय को मतलब फुलफिल नहीं कर पाते, और हम सिर्फ अपने शोध ग्रंथ में या फिर रिसर्च पेपर में उतना ही लिख पाते हैं जितना हमको यहाँ वहाँ से या थोड़ा कुछ मिल पाया है। तो ये मैं ऐसा समझती हूँ इन सब विषयों पे काम होना चाहिए। हम लोगों को ऑनलाइन माध्यम ना यूज़ करते हुए फ्रंट टू फेस आज सर ने अभी यही बात की थी कि मैं चाह रहा था कि मुझे कई लोगों ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से ये सेमिनार करवाया जाए, पर उसमें अस्थिरता की कमी होती है, लोग डिसिप्लिन नहीं है। अब मैंने भी बहुत वेबिनार अटेंड किए, उसमें सेम था, ठीक है मैं बैठी हूँ या फिर मैंने अपना स्क्रीन ऑफ कर दिया तो मैं साथ में दूसरे काम कर रही हूँ। ये होता है इंटरनेट के, यही जो है बहुत बड़े दोष मैं कहूँगी दोष हैं। योगदान भी बहुत है, जहाँ कोई विकल्प नहीं था वहाँ इंटरनेट था, और कई लोग देखिए फेमस हो गए, बैठे बैठे देखते देखते उनके मिलियन व्यू हो गए, उनको अर्निंग भी हो रही है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये अपने फेसबुक लाइव कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, एक इनकम का सोर्स जनरेट हुआ है। यहाँ बैठ के हम विदेश के प्रोग्राम्स देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोग्राम हुआ है, उसको अटेंड कर सकते हैं। गूगल लेंस जैसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप कोई भी भाषा का गाना उसमें गूगल लेंस में करो तो वो कन्वर्ट होकर आपकी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस विषय में मेरा शोध मैंने लिखा था। कुछ साइट हैं म्यूज़िक की, जिन साइट जो एप्लीकेशन के माध्यम से हम म्यूज़िक की जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। एक मिनट में बताना चाहूँगी। जैसे चंद्रकांत www.chandrakant.com इस तरह की एक साइट है जहाँ पर उत्तर भारतीय ताल पद्धति के विषय में बताया गया है। kipan.org.com इसमें .org इसमें लखनऊ घराने के शोध का विवरण आपको मिलता है। जैसे artindia.net इसमें नृत्यकों के विषय में जानकारी है। सरोद.com जो अमजद अली खान द्वारा सांगीतिक कार्यों का ब्यौरा इस विषय में बताया गया है। और विकिपीडिया से तो आप सभी को पता ही है कि हर कलाकार की या हर किसी की जिसकी भी हम जानकारी चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका, शिवानी जी, आपने भी इंटरनेट की समस्याएं बताई। बस लास्ट में जो आपने वेबसाइट्स बताई हैं उसमें एडिटोरियल बोर्ड होता है नहीं होता है हम नहीं जानते, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसको ऑथेंटिक नहीं मानती। यूनिवर्सिटी उसी को ऑथेंटिक मानती है जो पब्लिश्ड बुक्स हैं और वो इंटरनेट पे छप गई हैं, या जर्नल्स जो हैं इंटरनेट ऑनलाइन जर्नल्स होते हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ मान्यता प्राप्त साइट्स को ही, जिसको यूजीसी मान्यता देती है, उसी से आप अपने एग्जाम्पल देंगी तो और अच्छा होगा। और बाकी विद्यार्थियों के लिए भी ये ध्यान, विकिपीडिया पे बिल्कुल निर्भर ना करें। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आप देख सकते हो, काफ़ी टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेकिन विकिपीडिया पर निर्भर बिल्कुल ना करें। जे स्टोर पे चले जाएं। बाकी आपका बड़ा अच्छा रहा, आपका अच्छा प्रयत्न रहा। धन्यवाद। एक बार तो मुझे याद है कि विकिपीडिया पर बहुत सारे कोट दिए हुए थे, उनका पीएचडी कैंसिल हो गया था। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है।
तो इसलिए ऐसे कोटेशन वहाँ से देने चाहिए जो ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो थोड़ा, क्योंकि उसमें ऑथेंटिसिटी है नहीं है आपको नहीं मालूम है, आप ले तो रहे हैं लेकिन आपको ज्ञान नहीं है उसका चीज़। हाँ, नहीं हो पाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और, वो जो कल अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है, उसके लिए जो अपना कुछ कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो आप अपना विपुल रोहेल से बात कर सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पीछे जाके एक रूम है, उनसे बात कर लीजिए, वो आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे ताकि आपको अपना स्केल पता चल सके, ताल के बारे में पता चल सके। विपुल, एक बार खड़े हो जाओ विपुल, ये विपुल रोहेल हैं। कोई भी इनके साथ प्रैक्टिस करना चाहे जा सकते हैं अभी जी। और नेक्स्ट है अभी राघवेंद्र सिंह। आप सभी को मेरा प्रणाम जी। सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय एवं चेयरपर्सन इस सेशन के, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं जो शोधार्थीगण पधारे हुए हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मेरे शोध निर्देशक महोदय प्रोफेसर जयंत खोज जी को मैं भी सादर प्रणाम करता हूं। मैं राघवेंद्र सिंह, शोध छात्र, संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर जयंत खोज जी के निर्देशन में अपना शोध कार्य कर रहा हूं। और मेरे शोध का विषय है उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में शास्त्रीय संगीत की स्थान एवं विकास का अध्ययन। और आज के इस पत्र का जो विषय है वो है उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में उत्तर भारतीय संगीत की स्थिति। उत्तर भारतीय संगीत की प्रमुख धरोहर है। उत्तर भारतीय संगीत को हिंदुस्तानी संगीत के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में भारत के सभी राज्यों का विशेष योगदान है, जिसमें एक नाम उत्तर प्रदेश का भी आता है। भारतीय संस्कृति में उत्तर प्रदेश भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कला, साहित्य, संगीत इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है, जो कि प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में प्रगति कर रहा है। नई शिक्षा नीति एवं इसके पूर्व 1968 एवं 1986 की शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा 10+2 के नाम से जानी जाती थी, लेकिन ये क्रम 2020 की शिक्षा नीति में बदल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर A.L. मुदालियर थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्थितियों में जो प्रमुख बातें बताई गई थीं वो थीं उच्च माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में गणित, सामान्य ज्ञान, कला एवं संगीत, ये तीनों शिक्षा नीतियों में संगीत विषय पर जोर दिया गया है कि संगीत विषय को माध्यमिक शिक्षा से ही प्रारंभ किया जाए। ये इसलिए कि एक विद्यार्थी के जीवन में माध्यमिक शिक्षा का जो समय होता है वो वही समय होता है जहाँ से वो ये निर्णय लेता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट का हो या किसी भी क्षेत्र का हो। अगर कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है तो वो 8th क्लास से ही ये डिसाइड करता है कि हम बायो पढ़ेंगे, या कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो ये डिसाइड करता है कि हम मैथ पढ़ करके हम IIT करेंगे, या और किसी क्षेत्र में जाना चाहता है तो इसी समय से वो अपना ये निर्णय लेता है। और हमारा मानना ये है कि इसी स्तर पर अगर विद्यार्थियों को इसके प्रति सही तरीके से जागरूक किया जाए तो वो सही समझ के साथ संगीत विषय को अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं, ना कि विषय को पास होने के लिए। और बस यहीं पर मैं कंक्लूड करूँगा सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छे।
आपने बहुत ही अच्छा ध्यान रखा समय का। हम थोड़ा लेट भी चल रहे हैं और ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि अगर शुरू से ही हम संगीत को एक विषय के रूप में पढ़ें, जो कि नहीं पढ़ते। संगीत एक विषय के रूप में यूपी में तो शायद 9वीं में शुरू होता है, कहीं 11th में शुरू होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लास। दिल्ली में 11th क्लास में शुरू होता है एक विषय के रूप में संगीत। तो उससे संगीत के प्रति जो विद्यार्थियों का रुझान है वो निश्चित रूप से थोड़ा कम रहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या पर आपने ध्यान केंद्रित किया, धन्यवाद। नाटक तो शायद स्कूलों में है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है सर। नाटक विषय बिल्कुल नहीं है शायद मेरे ख्याल, और नृत्य भी नहीं है। ये भी अभी एक में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है सर। दिल्ली में नहीं है, और भी कई जगह बता रहे नहीं है। ड्रामा स्कूलों में भी नहीं है मेरे ख्याल में, जैसे बात कर रहे हो। हाँ जी 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 जी। हाँ, ये बात तो सच है बिल्कुल। अगर बीए में जब एडमिशन होता है उनका, तो उनके पास अगर कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो परफॉर्मेंस के या कहीं और के उनको प्रधानता दी जाती है और एडमिशन होता है। ये बात सच है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंतरिक्ष शर्मा, शोधार्थी संगीत विभाग, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। मेरा शोध का विषय है संगीत शिक्षण के बदलते आयाम यूट्यूब के संदर्भ में। संगीत एक ऐसी आकर्षक कला है जो अनादिकाल से ही आकर्षण का केंद्र बिंदु बन चुकी थी। संगीत का जो विकसित रूप वर्तमान में हमारे सम्मुख आया है वह अनेक आयामों से गुजरा है। वैदिक काल से संगीत का विकास होता गया और भिन्न भिन्न देश तथा काल के परिवर्तन के फलस्वरूप लोगों की रुचियों में परिवर्तन हुआ और इसी प्रकार संगीत का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होता गया। जिस प्रकार पहले भाषा की उत्पत्ति हुई, बाद में व्याकरण बना, ठीक उसी प्रकार पहले संगीत की उत्पत्ति हुई, बाद में उसके सिद्धांत और नियम बनाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में संगीत के महत्व को स्वीकारा गया है। छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा में उन्हें आकर्षित करने के लिए संगीत, गीत, कविता, गेय आदि रूप का प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से पढ़ाई को सरलता से सीखने, याद करने में सरल बनाया गया है। प्राचीन काल में संगीत की शिक्षा शिष्य केवल अपने गुरु के समक्ष बैठकर ही प्राप्त करता था, परंतु समय बदलने के साथ साथ संगीत का विस्तार हुआ और संगीत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा और धीरे धीरे संगीत के विद्यालय की स्थापना हुई और लोग संगीत सीखने के लिए विद्यालयों में जाने लगे। वर्तमान में इंटरनेट के युग में तो संगीत लगभग हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच रखता है और संगीत सीखने, सिखाने, सुनने में भी इंटरनेट का बहुत प्रयोग होता है। YouTube जैसे वीडियो केंद्रित सोशल मीडिया की व्यापक लोकप्रियता ऑनलाइन संगीत सीखने और सिखाने के नए तरीकों को बढ़ावा दे रही है। यूँ तो बहुत से संगीत प्रशिक्षक YouTube पर संगीत सिखा रहे हैं और अपना योगदान संगीत क्षेत्र में दे रहे हैं। उनमें से कुछ संगीत प्रशिक्षक निम्न हैं। नंबर 1, स्वर स्वामी यूट्यूब चैनल। स्वर स्वामी यूट्यूब चैनल में पंडित संजय पत्की, इन्होंने उस्ताद मुबारक अली खान साहब से गंडाबंदी शागिर्दी ली है। यह अपने यूट्यूब चैनल पर वॉइस कल्चर, मॉर्निंग रियाज, नोमतोम रियाज, पलटे का रियाज, पलटे तैयार कैसे करें, लाइट गाने में कोर्ड्स का महत्व, फीमेल को कौन से स्केल में रियाज करना चाहिए और क्यों, इत्यादि पर चर्चा की है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह अपने YouTube चैनल स्वर स्वामी पर संगीत के तकनीकी पहलुओं पर ज़्यादा बात करते हैं। नंबर 2,
सिद्धांत परूथी यूट्यूब चैनल। यह अपने यूट्यूब चैनल पर हाउ टू प्रैक्टिस मुर्की, आकार और अलंकार प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस सा इन ए प्रॉपर वे, मींड, खटका, गमक, आंदोलन और न्यास का रियाज कैसे और कब करें, हाउ टू इंक्रीज योर वोकल रेंज, हाउ टू फाइंड योर पिच इत्यादि विषयों पर शिक्षा दे रहे हैं। नंबर 3, रोहित कटारिया यूट्यूब चैनल। यह अपने यूट्यूब चैनल पर राग बेस्ड बॉलीवुड सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स द्वारा गाए व बनाए सॉन्ग्स पर चर्चा करते हैं, जैसे राग चारुकेशी बेस्ड सॉन्ग्स ऑफ कल्याण जी आनंद जी, मूवी राज से जो 1966 में आई थी, ताल दादरा का सॉन्ग है, अकेले हैं चले आओ, मोहम्मद रफ़ी जी द्वारा गाया हुआ। नंबर 2, मूवी हसीना मान जाएगी 1968 में ताल कहरवा पर आधारित सॉन्ग बेखुदी में सनम, लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी द्वारा गाया हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने शास्त्रीय संगीत की बंदिशों एवं रागों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, जिसमें से लेक्चर 171 राग जोग पर आधारित पंडित राजेंद्र मिश्रा जी की बंदिश एक ताल में निबद्ध सजन का से कहूँ स्वर मालिका सहित बताया है। नंबर 4, डॉक्टर मंदाकिनी लहरी यूट्यूब चैनल। यह अपने यूट्यूब चैनल पर मेथड ऑफ राइटिंग, नोटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन, भैरव राग के प्रकार, अहिर भैरव, बैरागी भैरव, नट भैरव, हिंदुस्तानी संगीत थाट पद्धति, लर्न वॉइस टेक्निक्स फॉर सिंगिंग, प्रैक्टिस विद सोर थ्रोट इत्यादि विषयों पर शिक्षा दे रही हैं। थोड़ा शॉर्ट में बताइए हर चैनल के बारे में। जी सर। नंबर 5, अनोल चटर्जी यूट्यूब चैनल। अनोल चटर्जी पंडित अजय चक्रवर्ती जी के वरिष्ठ शिष्य हैं। यह अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न ऑफ आर्ट ऑफ तानपुरा ट्यूनिंग एंड प्लेइंग लेसन 25, ताल प्रैक्टिस लेसन 23, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ तान लेसन 24, स्पॉन्टेनियस थिंकिंग लेसन 21, इंक्रीज जी विलंबित ख्याल इत्यादि विषयों पर चर्चा की है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में संगीत सीखना और सिखाना बहुत आसान हो गया है, जबकि भूतकाल में YouTube जैसे माध्यम नहीं थे, जिससे विद्यार्थियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज हम YouTube के जरिए किसी भी राग के बारे में विस्तार से जान और समझ सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों को पढ़ने से यह भ्रम हो सकता है कि ऑनलाइन YouTube के माध्यम से संगीत शिक्षण गुरु शिष्य परंपरा का स्थान ले सकता है, परंतु यह धारणा मात्र भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऑनलाइन YouTube शिक्षण में ज्ञान तो बांटा जा सकता है, परंतु मूल्य नहीं। एक गुरु का कार्य सिर्फ ज्ञान वितरित करना ही नहीं, गुरु अपने शिष्य को संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी उठाता है। वह उसके अंदर अनेक नैतिक मूल्यों का संचार करता है, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु अपने शिष्य को अनुशासन में रहने का महत्व बताता है तथा कड़ा परिश्रम करने की प्रेरणा देता है, जो YouTube शिक्षण में संभव नहीं है। अतः अनेक लाभ होने के बावजूद ऑनलाइन शिक्षण गुरु शिष्य परंपरा का विकल्प नहीं हो सकता, परंतु YouTube संगीत शिक्षण को बढ़ावा देने और गुरु के साथ संपर्क स्थापित करने में कारगर सिद्ध होता है। धन्यवाद। चलिए राघवेंद्र जी, आपने अंतरिक्ष जी, हाँ अंतरिक्ष जी थे आप, तो आपने अंतरिक्ष की यानी कि इंटरनेट की जो बातें हैं उस पर बताया, लेकिन जो आप इंटरनेट तक आने के लिए आप वैदिक संगीत से शुरू किया, वो करने की शायद ज़रूरत नहीं थी। आधुनिक संगीत में आधुनिक की ही बात कीजिए और उसको सिर्फ लंबा करने का एक तरीका ही माना जाएगा। तो जब इसको अगर आप कभी पब्लिश करवाएं अपने पेपर को, तो इसमें जो वैदिक वाला पोर्शन है सब, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे सुझाव तो इसे मान लें। धन्यवाद। नेक्स्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार।
सभी गुरुजनों को दिल से आभार। रवि सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। मेरा विषय है कोविड काल में ऑनलाइन संगीत शिक्षण, समस्याएं एवं समाधान। संगीत कला एक व्यवहारिक कला है जिसका यथार्थ ज्ञान गुरुमुख से सीना बसीना तालीम के तहत ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान काल में कोरोना के संकट ने इंसानी जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। मानवीय जीवन के कुछ हिस्से कम और कुछ अधिक प्रभावित हो रहे हैं, परंतु हर किसी पक्ष पर कुछ ना कुछ प्रभाव अधिक हुआ है। 15 मार्च 2020 से कोविड के चलते जहां सब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया और शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिया गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के तहत ही शिक्षा को पूर्ण किया जाए। ऐसे में स्वयं ईपीजी, पाठशाला, डिजिटल लाइब्रेरी आदि को उपयोग करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। ऐसे में संगीत शिक्षक संस्थानों के सामने यह बड़ी समस्या आ खड़ी हो गई कि संगीत शिक्षण को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। ऐसे में ऑनलाइन संगीत शिक्षण की चुनौतियों का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। इंटरनेट के माध्यम से संगीत के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कंप्यूटरीकृत प्रणाली के अंतर्गत इंटरनेट एक ऐसा आविष्कार है जिसने सूचना प्रौद्योगिकी को विश्व स्तर पर प्रोत्साहित किया है, जिससे मानव जीवन शैली के हर वर्ग को अपने घेरे में ले लिया है। इस कोविड काल में जबकि कहीं भी आना जाना वर्जित है, हम ऐसे में अपने संगीत को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, यह काम इंटरनेट ने हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है। यह परेशानी चाहे वह संगीतकार हो, अभियंता हो, वैज्ञानिक हो, शिक्षक हो, शोधार्थी हो या विद्यार्थी हो, या फिर शिक्षा, संगीत, मनोरंजन, भोजन या व्यवसाय, सभी कुछ कंप्यूटर में समा गया। ऑनलाइन संगीत शिक्षण पद्धति ने संगीत के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आज के समय में 3 से 4 साल के बच्चे से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में मोबाइल और टीवी बच्चों की जीवनचर्या का अभिन्न अंग बन गए हैं। ऐसे में अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि उनका बच्चा टीवी और मोबाइल और गैजेट से दूर कैसे रहे। उस समय में संगीत ने उनका मार्गदर्शन किया। मैं यहाँ पर अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे मेरी कॉलोनी में जो लोग हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया, क्या आप मेरे बच्चे को संगीत सिखा सकते हैं। पूरे टाइम टीवी और मोबाइल के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास 5 साल से लेके 40 साल तक के बच्चे हैं, जिनको मैं बच्चे कहेंगे तो वयस्क लोग हैं जो बड़े हैं। 5 साल से लेके 40 साल तक के लोगों को मैं संगीत सिखा रही हूँ ऑनलाइन। बट एक बहुत बड़ी समस्या है कि अब ऑनलाइन सीख रहे हैं तो सब कुछ अब नॉर्मलाइज धीरे धीरे हो रहा है, तो क्या वो ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। और आज के समय में संगीत उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने उनसे इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उनका मानना है कि जब से उनका बच्चे उनके संगीत सीख रहे हैं, उनकी भाषा, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनके अंदर एकाग्रचित्ता और उनकी लर्निंग पावर बढ़ गई है। वो पहले ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए एक जगह नहीं बैठ सकते थे। अब जब से म्यूज़िक सीखना शुरू किया, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू सिट, और वो चाहते हैं कि मैं बैठूं और संगीत सीखूं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्लासिकल म्यूज़िक का या म्यूज़िक के किसी भी वे का प्रचार हो रहा है ऑनलाइन के थ्रू, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन संगीत शिक्षण में मैं अपने टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। पहला, ऑनलाइन संगीत शिक्षण में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की क्या भूमिका है। दूसरा, ऑनलाइन संगीत शिक्षण के क्या लाभ और क्या हानि है। तीसरा है, ऑनलाइन संगीत शिक्षण में क्या चुनौतियां हैं और बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास किस तरीके से संगीत शिक्षण से हो रहा है। ऑनलाइन संगीत शिक्षण के लाभ के बारे में बात करूं तो समय की बचत है। आपकी अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप उसको क्लासेस को एडजस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ उनको लाना ले जाना ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वो भी नहीं है। और उनकी एकाग्रचित्ता बढ़ रही है, उनको मानसिक शांति प्राप्त हो रही है, घर में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और एक चीज़ बहुत बड़ी है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो अपना 100% दे रहा है। बच्चा 100% ग्रैस्प कर रहा है या नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है। बच्चा स्कूल में जा रहा है, ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, टीचर बोल रहा है कि आपका बच्चा एबल नहीं है सीखने के, लेकिन ऑनलाइन में उतना अच्छा सीख रहा है। ऐसे भी एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं कि एक बच्चा पहले संगीत सीख रहा था तो आउटपुट नहीं आया, वो कुछ नहीं सीख पाया।
अब ऑनलाइन सीख रहा है तो बहुत अच्छा आउटपुट आया, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से सिखाती हैं, पता नहीं उस टीचर ने अच्छे से नहीं सिखाया, पता नहीं, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन में टीचर अपना 100% दे रहा है, क्योंकि पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कि टीचर ने क्या सिखाया, और बच्चा भी अटेंटिव है। तो और दूसरी चीज़ क्या है, इसके लाभ में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो क्लास हो रही है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं जूम पे, टीम्स पे, और उसको बाद में भी सुन सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो मेरे साथ 40 इयर्स की एक डॉक्टर हैं, उनका अल्ट्रासाउंड सेंटर है, वो म्यूज़िक सीख रही है मेरे से, रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक क्लास होती है मेरे साथ उनकी। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है टाइम की कि आप अपनी दूसरी जॉब के साथ भी संगीत ऑनलाइन सीख रहे हैं। और इसकी हानियाँ क्या हैं? बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। जो चीज़ आप 15 मिनट में सीख सकते हैं वो 15 दिन में सीख रहे हैं टीचर, अभिभावकों को, और छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ पेरेंट्स को भी इंगेज होना पड़ रहा है कि बच्चा, जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो बच्चा, नहीं क्लास ख़त्म हो गई दोबारा शुरू करना है, या आवाज़ नहीं आ रही है तो पेरेंट्स को भी इंगेज होना पड़ रहा है, और बहुत बच्चों को स्ट्रेन लेना पड़ रहा है क्लास ऑनलाइन करने के लिए। बहुत सारी बारीकियाँ वो ऑनलाइन नहीं सीख पा रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जब सीना बसीना तालीम होती है तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें व्यवहारिक सीखते हैं। अब सर को सितार सिखाना है किसी को, और हाथ रखना है सितार पे, तो ऑनलाइन कैसे बताएंगे कि आप ऐसे हाथ रखो या कैसे रखो? तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन में बच्चा नहीं कर पा रहा है, ताल का ज्ञान नहीं सीख पा रहा है, नैतिकता नहीं सीख पा रहा है। और इसमें चुनौती तो सबसे बड़ी ये है, नेटवर्क की समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की है। दूसरी चीज़, टेक्निकल आपको ज्ञान नहीं है। जो लोग शिक्षा ले रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि टेक्निकल इशू अगर आएगा तो उसको कैसे ख़त्म करना है हमें, तो वो टेक्निकल इशू बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अचानक से आप क्लास ले रहे हैं और वो इंटरनेट चला गया, अचानक से माध्यमों का बंद हो जाना, काम करना बंद कर देना, तकनीकी समझ का अभाव। घर में एक बड़ी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लास करना है तो आपको एक स्पेस चाहिए पर्टिकुलर। छोटे छोटे घर हैं दिल्ली में, जगह नहीं है, ऑनलाइन क्लास, 4 बच्चे अगर घर में और चारों को एक एक रूम चाहिए ऑनलाइन क्लास करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक एनवायरनमेंट स्कूल वाला क्या घर में मिल पा रहा है बच्चों को, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। घर में 2 ही डिवाइस हैं, 3 लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मदर पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, 2, एक पिताजी को भी ऑफिस का काम करने के लिए एक डिवाइस चाहिए, तो कितने डिवाइस घर में चाहिए? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है डिवाइसेस की, और स्कूल का वातावरण भी नहीं मिल पा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, इसको मैं थोड़ा और एलोब्रेट करूँगी। अंत में मैं कहना चाहूँगी, ऑनलाइन संगीत शिक्षा के बढ़ाव की भारत में प्रबल, ऑनलाइन संगीत शिक्षा की भारत में प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जब तक चुनौतियों का बेहतर आकलन नहीं किया जाएगा, इन समस्याओं के बचने के लिए प्रभावी चिंतन की आवश्यकता है, जिससे इनसे देश के भविष्य को बचाया जा सके। सरकार और शिक्षा जगत के लोग इसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं, परंतु भारत जैसे बड़े देश में ऑनलाइन शिक्षा में आने वाली बाधाओं से पार पाना अभी दूर की कौड़ी नज़र आ रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। आपने इसका एक तो इंटरनेट क्लासेस शुरू की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और आप संगीत का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इंटरनेट से समस्याएं तो रहेंगी, खैर जो आमने सामने की शिक्षा है उसका मुकाबला तो इंटरनेट कभी कर नहीं सकता, लेकिन हाँ एक साधन तो अवश्य है संगीत को फैलाने का, जो बहुत ही सकारात्मक एक स्वरूप हमें संगीत को दे रहा है। तो इसका भरपूर उपयोग हमें करना ही चाहिए, जैसा कि दीपशिखा जी कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट। ये हैं अदिति सिंगला। 3 P's इन म्यूजिक एजुकेशन कम डिजिटल एरा। अदिति। अच्छा। A very good afternoon. Firstly, I highly congratulate Nad Nartan and Government of India, Ministry Culture for organizing this seminar of 2 days, and it's a great privilege for me to present a research paper in front of you. Dignitaries before the dais, on the dais, I, Aditi Singla, from Punjabi University, Patiala, pursuing Masters of Music under Dr. Yashpal Sharma. So today's my topic is 3 P's in music education come digital era. Firstly, I will tell you that what
three P's are. Three P's are popularization, preservation, and promotion of music. Digitalization has brought radical changes to the music industry. Our evolution is taking time with the demands for creativity, innovation, fresh models of learning, and the melting down of traditional subjects into a vast generic skills. At the center of this revolution, sometimes referred to as third industrial revolution, is information and communication technology, that is ICT. Music and ICT, or what is now preferred in official talk with many countries, is music technology. Promotion, preservation, popularization, music has a history as old as human civilization. As seen earlier, it has become integral part of human life. It has grown in size, all its forms, and has transcended the geographical barriers to spread worldwide. Humans express their ideas, thoughts, emotions, feelings through verbal and non-verbal communication. Verbal communication is done through sound. However, the non-verbal communication is made through gestures, sign language, text, and pictures. What is digitalization? Digitalization is the integration of digital technologies into everyday life. The literal meaning of digitalization gives an apparent idea of development and technology dependent world. In this chapter, digitalization means computerization of systems and jobs for the better ease and accessibility, refers to the technology of digitalizing information. Digitalized information is usually made up of binary digits and can be processed by the computers. What is music education? Music education is a field of study associated with teaching and learning of music. It touches to all domains of learning, including the psychomotor domain, the cognitive domain, and in particular the significant ways the affective domain, including music appreciation and sensitivity. The incorporation of music training from preschool to post-secondary education is common in most nations because involvement in music is considered a fundamental component of human culture and behavior. Now we will talk about what music and technology concerns. Prior to digitization of the music industry, musicians and recording artists had one path to fame, success and profitable music career, getting signed by major record label. A major record label is defined as a label that commands too high percentage of annual record sales and can publish, distribute and market its own content. The current big four record labels are Sony BMG, Universal Music Group, EMI and Warner Music Group. Digital avenues such as YouTube, Spotify allows musicians to access a repetitive audience of potential fans without incurring the heavy cost of manufacturing and distribution. Technology in pedagogical aspect. Instructional methods have become more convenient today and accessible by the emergence of online education. But in the music field, obviously there is no comparison of Guru Shishya Parampara, that is Gurukul instruction. One of the philosophers said that concept of Guru believes that in order to reach a goal, a guide is important in student's life. He believes that teacher is required in every field to acquire knowledge. But in this busy world, where one wants to avoid the long commutes, in the jam-packed, avoid the traffic, where one doesn't want to waste time struggling to have contact and talim from a maestro, so they prefer online classes. One example I want to share, that 35 years back, when theatre plays were conducted on the stage, at that time,
background music played behind the curtain, but first time in front of audience when music plays is by Dr. G.S. Gill and Shri Anil Narula, who was professor in renowned University of Punjab, that is Punjabi University, Patiala. Impact of digitization. For many musicians, one of the most profound effects that music digitization has had on the way that they make music is how it has enabled them to do more with less. New technologies have led to new sounds and innovative sampling techniques. With access to this technology, music educator can also showcases a number of different sounds and instruments in a more relevant manner. Technology and music education, that is sound effect tools, use of microphones, automatic resonance, change in voice culture. Challenges and benefits of digitization. Digitization and internet technology has tremendously reduced the distribution cost, but has also increased the issue of piracy that has diminished the economic rewards awarded distribution or production of recorded music cheaper compared to the traditional means. You can see in the picture that how impact of digitization in music industry, that is a microphone, digital mixing console, digital system processor, loudspeakers and power amplifier. Trends of digital music, that is declining market share of traditional music, elimination of middlemen, customer want what they want, customer satisfaction, drive sales, the biggest drive sales is customer satisfaction, which remain high with the digital services. And last, I want to conclude my topic that today the world is heading towards a digital era. Through copyright is a prime concern in the digital era, there are several benefits that this era has contributed. Out of the other industries such as films, music, books, etc., digitization has not proved much of a benefit to the music industry's retail sector. Not every digital initiative may work towards success of the business. For they to happen, companies must enhance the existing business models to convert the business challenges into opportunities to satisfy the customer needs and handle various legal issues effectively. Thank you so much for giving a precious time, and thank you so much, sir, on the dais for listening this topic. Thank you, Aditi ji. You have told us about 3 P's of music, that is promotion, preservation, and Popularization. popularization. Popularization and promotion are the same thing, I think. Yes, sir. So these are not 3 P's, these are just 2 P's. Sir, promotion is that in which we can promote the music, but popularization is something else. According to me, that promotion is if we are giving examples of online teaching, that we are promoting online teaching or we are promoting technologies, but we are not popularizing it, because online teaching is not as benefit as we can say one-to-one teaching in Guru Shishya Parampara. We are popularizing Guru Shishya Parampara, but we are just giving a promotion of technologies as according to the today's time era. Okay, let's take these three P's. So digitization is a very important technology. Music technologies are getting popular these days. So it's a very important thing, but some other points are there. We should consider the cassette culture. Cassette culture had a different sound. Many of us like cassette sound, but many of us like digital sound. When we digitize a cassette, the sound gets different. I have attended some seminars where the Karnataka music, old recordings of Karnataka music have been digitized, and their original sounds are different from the digital sounds. So these things should also be considered when
we digitize and make music archives big. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Next one. चलिए हमारी अगली प्रत्याशी हैं प्रज्ञा प्यासी जी। तो आइए प्रज्ञा प्यासी जी। हाँ बोल दीजिए टॉपिक क्या है इनका। प्रज्ञा प्रियासी जी का टॉपिक है डज द यूट्यूब व्यूज काउंट्स रिफ्लेक्ट्स एंड सीनियरिटी एंड acceptance of Indian classical musicians within fraternity or the vice versa. बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम कम लीजिएगा। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। ईयर 1937 उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब और खचाखच भरा हुआ कोलकाता का यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉल। एक 17 साल का नौजवान जिसे शायद खां साहब की शक्ल पसंद नहीं आई थी, तो वो हॉल के बाहर सिगरेट पीने चला गया। जैसे गाना शुरू हुआ तो वो जली हुई सिगरेट लेके ही बालकनी में घुसा और खां साहब को देखने के लिए बालकनी की रेलिंग पर झुक गया। गाने में वो इतना रम गए कि हाथ में जो जली हुई सिगरेट थी उससे उनका हाथ जल गया, उनको पता नहीं चला और 3 घंटे झुके हुए ही गाना सुनते रहे। तो पूरी लाइफ उनके कमर में जो तकलीफ़ थी वो बनी रही। तो एक ये ज़माना था और आज जो ज़माना है वो यूट्यूब का है। यूट्यूब गूगल के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट है। नवंबर 2020 में यूट्यूब के ग्लोबल हेड ऑफ म्यूज़िक लॉयड कोहेन, इन्होंने अनाउंस किया कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एक महीने में संगीत सुनने के लिए यूट्यूब विज़िट करते हैं। यूट्यूब से पहले जैसा सर भी बता रहे थे, हमारे पास केवल कैसेट्स और सीडीज़ का ही ऑप्शन रहता था। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पास केवल 2 कैसेट थी पंडित रविशंकर की, क्योंकि कैसेट खरीद के सुनना बहुत महंगा पड़ता था। तो यूट्यूब आने के बाद शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को राहत मिली होगी। हालांकि यूट्यूब 2005 में लॉन्च हुआ और क्योंकि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी उतनी नहीं होती थी, तो मैं तो यूट्यूब पे पहला वीडियो 2009 में सुन पाई। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को लाने वाला पहला चैनल था सितार डिवाइन, जो कि 6 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ और इस चैनल ने सरोद का पहला वीडियो यूट्यूब पर 9 जुलाई 2006 को अपलोड किया। आज की डेट में पर्सनल, कॉमर्शियल, हर टाइप के बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो मेरी ये जो स्टडी है इसमें मैंने केवल ये जानने की कोशिश की है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जिन लोकप्रिय कलाकारों की वीडियोस अपलोड किए गए हैं, जो अवेलेबल हैं, उनकी पॉपुलैरिटी और सीनियरिटी का उनके यूट्यूब प्रेजेंस पर और उनके जो व्यूज़ हैं उस पर क्या इम्पैक्ट है। इस स्टडी के लिए हमने यंग, कॉन्टेम्प्रेरी, सीनियर और वेरी सीनियर, ये 4 कैटेगरीज़ में 87 म्यूजिशियंस के 257 वीडियो सैम्पल्स सेलेक्ट किए। रेलेवेंस और बाय व्यूज़ ये 2 यूट्यूब फिल्टर यूज़ करके पहला सेट डेटा रिकॉर्ड किया गया। लेकिन क्योंकि म्यूजिशियंस की कैटेगरी निर्धारित करने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस नहीं थे, तो बहुत परेशानी हो रही थी कैटेगराइज करने में। इसलिए एक दूसरी स्टडी भी कंडक्ट की जिसमें डेल्फी टेक्निक को यूज़ किया और ये स्टडी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। तो उस स्टडी को आधार बनाकर नए सिरे से कलाकारों को की जो लिस्ट थी उसको रीशफल किया और उनको फिर से कैटेगराइज किया और फिर सेकेंड और थर्ड सेट ऑफ डेटा वो रिकॉर्ड किया गया। डेटा एनालिसिस के बाद जो हमको एवरेज व्यू पर डे का जो एक स्पैन मिलता है वो है 0 to 1000 प्लस एवरेज व्यू पर डे, जिसे आगे फिर मैंने 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000 और फिर 1000 प्लस, ये 5 स्लैब्स में डिवाइड किया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो सबसे ज़्यादा सैम्पल वीडियोज़ हैं, वो 59.76%, इनको 10 to 1000 एवरेज व्यूज़ पर डे मिले हैं और 1000 प्लस एवरेज व्यूज़ में केवल 4.47% सैम्पल्स हैं। 0 to 10 एवरेज व्यू पर डे के स्लैब में 35.7% सैम्पल्स आते हैं।
तो क्योंकि 0 to 10 एवरेज व्यूज़ पर डे बहुत एनकरेजिंग फिगर नहीं है और हम उनको पॉपुलर वीडियोस में नहीं मान सकते, तो इसलिए 0 to 10 एवरेज व्यू पर डे सैम्पल्स को इस स्टडी के लिए कंसिडर नहीं किया गया है। और 1000+ व्यूज़ जो थे उनके सैम्पल्स बहुत ही कम है, बहुत ही नगण्य है, तो उनको हमने आउटलायर्स माना, वो आउटलायर्स हो गए। आउटलायर्स एक्चुअली जो डेटा सेट में जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम, तो वो हमारी डेटा एनालिसिस को प्रभावित करती हैं, इसलिए उनको स्टडी के लिए कंसिडर नहीं किया गया। तो आगे की स्टडी के लिए केवल 10 to 1000 एवरेज व्यूज़ वाले जो सैम्पल्स थे उसके 147 सैम्पल्स को ही कंसिडर करके डेटा एनालिसिस किया गया है। या इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 10 to 1000 एवरेज व्यूज़ रेंज में सीनियर आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा 36.73% वोट मिले हैं और वेरी सीनियर का काउंट भी बहुत कम नहीं है। अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो 55.73% व्यूज़ जो हैं वो सीनियर और वेरी सीनियर ये दो कैटेगरी के आर्टिस्ट को मिले हैं, और यंग और कॉन्टेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट हैं उनका कलेक्टिव जो एवरेज व्यूज़ है वो 43.54% है। तो मेरी स्टडी की हाइपोथेसिस यहाँ पर प्रूव होती है कि ऑडियंस के लिए आर्टिस्ट की सीनियरिटी अभी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो है उनके सैम्पल के जो एवरेज व्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस इस स्टडी में निकल कर नहीं आया है। इसके साथ कुछ और भी ऑब्जर्वेशंस थे, पर क्योंकि टाइम कम है उनको मैं अपने रिसर्च पेपर में मेंशन करूँगी। लास्ट में मैं केवल एक कंपैरिजन दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को पहुंचने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। तो ये जो लोकल टू ग्लोबल की जो दौड़ है उसमें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी बाकी जॉनर्स के साथ एक कंपटीशन की लाइन में आ गया है। तो ये जो फिगर है इसमें नंबर 1 पे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का बाय व्यूज़ जो हमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला वीडियो है उसको मैंने लिया है, और नंबर 2 पे जो है इंटरनेशनल जॉनर्स में जो सबसे ज़्यादा व्यू वाला वीडियो है उसको लिया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो वीडियो है उसके व्यूज़ हैं 2.3 मिलियन यानी 23 लाख, और जो इंटरनेशनल जॉनर वाला वीडियो है उसके व्यूज़ हैं 7.73 बिलियन, दैट इज़ 773 करोड़। तो ये अंतर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा है। हालांकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ज़्यादा व्यूअरशिप और एक सस्टेनेबल मार्केट कैसे एक्वायर किया जाए उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक पेपर पब्लिश हुआ इस टॉपिक पे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ आर्टिस्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं, जो मानते हैं कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। तो मैं बस ये चाहती हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर ये बिलियन टू मिलियन जो ये डिफरेंस है अगर ये किसी तरह कम हो सकता है तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छा रिसर्च, आपने जो रिसर्च क्राइटेरिया तय किया वो ख़ास तौर पर प्रशंसा के काबिल है। थैंक यू सर। और ये बात मतलब जो आपने वेस्टर्न म्यूज़िक का जो दूसरा जानरा लिया था, क्या वो वेस्टर्न क्लासिकल था? क्योंकि इंडियन म्यूज़िक की जब हम तुलना करेंगे तो वेस्टर्न क्लासिकल से करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वेस्टर्न क्लासिकल भी कम सुनने वाले हैं। इसीलिए वो पॉपुलर म्यूज़िक से आप तुलना कर ही नहीं सकते क्लासिकल म्यूज़िक की, क्योंकि वनडे मैच देखने वाले हमेशा ज़्यादा रहेंगे टेस्ट मैच की बनिस्बत। तो क्लासिकल म्यूज़िक टेस्ट मैच की तरह से है, आराम से धीरे धीरे खेला जाने वाला, और पॉपुलर म्यूज़िक है ये 20 आवर मैच, वनडे म्यूज़िक ऐसा कुछ है। तो पॉपुलर म्यूज़िक से इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ एवर विद फॉर क्लासेस, तो उसको कुछ खास किस्म के लोग ही सुन पाएंगे जो उसको जानते हैं, तो इसलिए उसका व्यूअरशिप तो हमेशा कम रहेगी। ये आपकी बात सही है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सर प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली एक बहुत यानी सरप्राइजिंग पिक्चर जो है निकल कर आता है, क्योंकि ये जो 23 लाख जो व्यूज़ हैं ये सरप्राइजिंगली
क्लासिकल जॉनर के नहीं हैं। ये कौशिकी चक्रवर्ती का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने एक ठुमरी गाई है, वो भी फ्यूजन है, ये उसका है व्यूज़। तो अगर हम कुछ ऐसा कर सकते, क्योंकि आगे की पीढ़ी उनके लिए ये प्रोफेशन भी है, उनको पैसा भी कमाना होगा, तो अगर हम किसी भी तरह क्लासिकलिटी को बरकरार रखते हुए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का मार्केट बढ़ा सकते हैं और उसकी आइडेंटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले मतलब मंदिरों से लेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक एक बहुत बड़ा स्पैन, बहुत बड़ा सफ़र वैसे भी हम तय करके आए हैं। तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता सर, लेकिन कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो लोग नहीं भी जानते हैं क्लासिकल म्यूज़िक वो भी सुने। चलिए, आप जैसे विद्यार्थियों पर हमें पूरी उम्मीद है और क्लासिकल म्यूज़िक का भविष्य तो विद्यार्थियों पर ही टिका है, तो इसलिए अच्छे विद्यार्थी आएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी और क्लासिकल म्यूज़िक की भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ऐसे विश्वास के साथ हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और जो अगली हमारी प्रत्याशी, अगले कौन है? थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। रंजिता सुब्रमाया जी, तो ये रंजिता सिद्धरमाया जी, इनका टॉपिक बता दीजिए। इनका टॉपिक है टीचिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स इन स्कॉलिस्टिक एजुकेशन। चलिए। Shri Gurubhyo Namaha. Good afternoon, everyone. I am Nagaranjita Sidramaya. I am a PhD research scholar from Banaras Hindu University. My research topic for today is teaching performing arts in scholastic education. In India, performing arts education has been happening through ages, through Guru Shishya Parampara, where knowledge transfer happens from one generation to the other, mostly through oral tradition, and Shishya masters it through rigorous practice for many years. But in modern times, institutionalization of performing arts has been in trend, which offers BA, MA, and PhD programs. And thanks to national education policy, recently performing arts education has also been installed in, if not for all the states, at least a few states, it is getting initiated. And scholastic education also involves performing arts education. Children at a young age are getting to learn music, dance, drama, and various musical instruments also while they are in school. So the objective of this research paper is to understand the challenges of teaching performing arts in schools and suggest some of the best practices that could best facilitate teachers as well as the school managements to make performing arts in scholastic education more efficient. So this is a qualitative research based on the understanding and analyzing the kind of performing arts teachings, which are three kinds. One is the traditional tutelage, and another one is learning proper performing arts curriculum in the school, as well as the third type is art integration based performing arts teaching. So in the traditional tutelage, compared to traditional tutelage, the school teachings are quite different. So the objective of this paper is to understand those limitations and come up with some of the suggestions and prospects that could best facilitate performing arts teachings in schools. So teaching performing arts as a part of art integration, it involves, helps in actually communicating a complex idea of a core subject through performing arts, because performing arts involves more of communication based on emotions, sentiments, and music, movement, and rhythm. So it helps facilitate a very effective medium to explain a complex idea, and that can be taught in any subject which is a part of academics. So for example, if a junior school grader is learning something about flora, fauna, or these government bodies like NISHTA courses and the NCERT trainings, where performing artists can be involved to design a curriculum based on performing art integrated learning to teach the core subjects to the students, which will become very effective way of teaching, and it will make the class much more livelier. And
Another point is the best practice approach to teach that this way is the teachers, the performing art teachers have to parallelly work with the academic or the core subject teachers to plan the lesson plans where which involves where the the teachings go in sync with the academics as well. For example, if the teaching curriculum involves 1 month full of flora and fauna, the lesson plans of performing art teachers have to be in sync with the teachers who are teaching the academic subjects. So that way is the best practice to teach the students about these core subjects. And also, while designing such curriculum, the performing artists have to make sure that their choice of song, choice of movements, and choice of the choreography designs, if it comes to performing arts like dance, it has to be in such a way that it is generic and more theme-oriented rather than being more technical and more traditional repertoire-oriented. So such best practices would really help in art-integrated learning in schools. And performing artists being involved in government bodies and advanced trainings to teachers also to incorporate such methods and bring up a new teaching and training will give good career opportunities to performing artists as well in the scholastic education. And the next thing is the other type where proper curriculum of performing arts itself is introduced in the academics of students, where students get to choose performing arts like dance, drama, music, and musical instruments as their elective subjects. So when they choose like this, the students are not really the junior schoolers, but they are high school students like 8th, 9th, and 10th. So they are not naive to the art. They are already under a traditional tutelage and they are learning performing arts already. So in such cases, the best practice for a teacher to teach in school is that they design a curriculum which is more generic and not very Bani oriented or the Gharana oriented, very specific to one particular Gharana, because the students who come to school come from all kind of background, like they belong to different schools, and that way teaching very technical and specific to one Gharana or one Bani, one style becomes very difficult for everybody to pursue it and continue it. And majorly there is a time constraint in the schools that after 1 year they have to take the exams. By then the portions have to be completed, and teachers also have lot of other works, like they have to design their tests, exams, question papers. There is both theory and practical. So keeping the teachings more items or the pieces that you are teaching, if it is more specific, more generic, it would really help the teachers. And of course, when it comes to theory of performing arts, teacher to student based learnings would become very monotonous. So including more career oriented guidance to them, like what they can become through performing arts learnings later on in life, such kind of career guidance and group discussions and debates would really make the class lively. Some of such methods I have also tried to incorporate is the group discussions and debates, where students are really enthusiastic because nowadays information is pouring towards them from all directions, so they know much more, and you only have to facilitate them to bring it out and discuss and learn more. So that way teachers have to more become like facilitators than one-on-one, one-sided, knowledge transfer. So preparing content for performing arts is like, nowadays everything is going online and it is inevitable. Though there are lots of disadvantages, it is becoming definitely inevitable that we go in sync with or in par with the style of education that is going on in schools for other academic subjects. So performing arts content is something that is lacking over the internet. We have lot of content providers who give variety of content, very attractive content to deliver math or science subjects. But for performing arts, unfortunately, there is no much content. For example, if you take a Tata Edge service providers, they'll have lots of attractive, lucrative content which makes the students, it will attract the students' interest towards that subject. But such content, unfortunately, is not there for performing arts. That is one area where we as performing artists can develop more content and start using them in the school curriculum. And of course, due to COVID pandemic,
even if we don't want to, we have to become tech savvy, and providing digital course materials for students and encouraging them. Of course, many of my friends were talking about disadvantages of having live classrooms in online Zoom classrooms like that to teach performing arts. But the other way internet can be used is you can encourage students to visit a lot of national archives, museum archives, and there is digital library, and encourage students to go through those materials and encourage them to do field visits, site visits, and encourage them to visit heritage sites. All these, give them projects based on these things, and encourage them to watch some of the folk dances and make a documentary on that. All these things can make scholastic education, performing arts in scholastic education more livelier, more interesting than just teaching some items and at the end of the year conducting a practical exam and asking them what they learned throughout the year. So all these things are the prospects and some suggestions which I would like to give to all the performing art teachers, because it is a great career opportunity for all the teachers in schools because of the national education policy. And so I would like to conclude saying that all these best practices, when assimilated, it can make performing arts and scholastic education a wonderful experience for students as well as teachers. And also, it is not just the efforts of teachers, it has to be the effort of school managements and the government and also the students to make it a successful learning experience in the schools. And incorporating multiple dimensions in teaching methodology, including both online and offline methods effectively, is one key to teach performing arts in schools. And performing arts as prospect is, since performing artists have to be, they need all kind of skill sets. The training programs which can equip performing artists with many multidimensional education would really help teaching performing arts in scholastic education. I would say these things would help. So I would like to conclude by acknowledging Nad Nartan Journal and Professor Ravi Sharma and Ministry of Culture, Government of India, and also my Dean, Dr. Shashi Kumar, my guide, Lailina Bhatt, and all the faculty of Banaras Hindu University for helping me in presenting this paper. And thank you very much. Thank you, Nagaranjita ji. This topic reminds me of our very first seminar, which was conducted on pedagogy of music, and it covered all scholastic and college education topics which was raised today. So it is a very burning issue. Those who are teaching in schools face many kinds of difficulties. I have my own experience of more than 35 years where I found many irritating problems, such as students don't have musical instruments, students don't have time, or students don't have even place to practice at home because they live in one room flat or janta flat or juggies. So they cannot practice whatever is taught. There are many kinds of problems which need to be resolved. But anyhow, you are very we are enthusiastic. So we congratulate you for this topic. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. अभी हैं उज्ज्वल नागर। उज्ज्वल नागर भी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से पीएचडी किए हैं और मेरे अंडर ही किए थे। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंसेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस, इनका टॉपिक है। बहुत अच्छा गाते भी हैं और बहुत अच्छा रिसर्चर हैं। गाते बहुत सुंदर हैं। इनका अपना बैंड है, वो भी लाजवाब बैंड है। कभी आप यूट्यूब पर सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और पैनल में श्री पंडित रवि शर्मा जी और वेद प्रकाश सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और इजाज़त लेते हुए अपना टॉपिक
प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। मेरा टॉपिक है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस। इस पेपर को मैंने ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड व्हाट सोशल मीडिया ब्रिंग्स टू द टू Hindustani music performances in current times, and second is the impact of pandemic, उसका क्या रोल रहा है हिंदुस्तानी म्यूजिक परफॉर्मेंसेज में, और तीसरा जो मेरा मेन टॉपिक है जिस पे पेपर है, इश्यूज एंड चैलेंजेस, क्या फेस कर जी हैज़ revolutionized every sphere of our society. One of the major ways this has happened is through social media. The emergence of various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, and recent trends of Clubhouse has impacted every aspect of our social lives in ways we didn't think possible a few decades back. Even the more traditional fields like Hindustani classical music have not been left untouched by this phenomena. The performers and the tradition itself has had to adapt to the use of internet and social media. The pedagogy and performance, both really important aspect of this traditional art form, are now experiencing welcome and unwelcome changes in its format for quite a while. But now these changes are not just passing trends, but a new reality. ये सिर्फ trends तक नहीं है, now it's becoming a reality. अगर हम देखें तो, in this paper we are focusing on the performance aspect of Hindustani music, especially in the context of social media platforms and the impact they are creating on the performers of Hindustani classical music as well as on the audience. एक article, according to an article in Economic Times, मैं देख रहा था, उसमें India had 622 million internet users in 2020. जो they were predicting this would grow to 900 million in 2025. और according to another article, एक indiatimes.com पे in 2021 ये आर्टिकल था जून में, जो कह रहे थे कि लास्ट ईयर, दैट इज 2021, 61% of the household were internet users. According to the data, about 96% of the users access the internet for entertainment, 90% use it for communication, and 82% access social media platforms. तो मतलब 82% लोग जो हैं वो social media platforms access करते हैं जो इंटरनेट पे जा रहे हैं. From this, it's quite evident that social media platforms have become an important aspect in the online activity of majority of active internet users in India. Social media platforms have become a game changer in arts and culture fields and have completely changed the mindset of people in the way they approach and access cultural and musical activities, and classical music is no different. Following points can indicate the impact of social media and created on Hindustani music and its performers. मैं bullet points थोड़े से पढ़ दूंगा. Accessible to all, wider reach for performer, पहला point. Second, empowering artists. Performer becomes less dependent on organizers or music labels, festivals, etc., and it has become a platform for self-promotion and to make people know about their works. Third, discovery of hidden talent. Exposure, small-town artists become discoverable, no longer limited to metro cities. Fourth, from an organizer's perspective, an artist's work is easily accessible online. Gone are the days when the artists had to mail their CDs and bios to the organizer. It's very easily accessible. आप social media platform पर जाते हैं, you can check out the works of the artist you are trying to book. Various prestigious festivals and Bathaks also become accessible for the audience. Tansin Samaroh, Harivallabh, HCL, ITC SRA Wednesday performance, InSync channel performances, Jaipur Literature Festival वगैरह भी अब online हो गए हैं. Cost effective है from the point of organizers. No infrastructure is required. Logistics, expenses नहीं होते हैं. Don't have to worry about logistics or travel, hospitality. Above all, funds to physically bring them together. कोई funds आपको नहीं खर्चने उनको अपनी cities में लाने के लिए जहाँ performances हो रही हैं. Seven, there is a direct interaction between artist and their audience. In a way, it's direct. आप perform कर रहे हैं, audience is commenting, and you can know अच्छा फलाना audience मेरे बारे में क्या लिख रही है, and whether they're liking the performance or not. Even though virtual, but the contact can feel closer at times. No faraway seats where you can't even see the artist clearly. Impact of pandemic पे मैं आता हूँ. अभी तक हम social media का क्या एक तरीके से positive है, उसका introduction हम बता रहे हैं कि उसका impact क्या रहा. But impact of pandemic पे क्या होता है? जो मुझे फील हुआ कि उससे पहले there was I think there is a section of the artist community also which were kind of reluctant to be very active on social media, but suddenly impact of pandemic ये होता है कि due to the lockdown restrictions there is an unprecedented rise in online classical music performances जैसा हम सभी ने देखा. लेकिन रेगुलर परफॉर्मेंसेस होते रहते हैं तो उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जिस पे हम आगे बात करेंगे. बट फिलहाल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ड्यू टू लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शंस, अनप्रेसिडेंटेड राइज इन ऑनलाइन क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंसेस सिंस वर्चुअल मीडियम बिकेम द ओनली अवेलेबल प्लेटफॉर्म ड्यू टू द लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शंस. Increased leisure time with people,
कम्यूट करना में जो टाइम जा रहा है वो बच गया है, तो लोगों के पास लेजर टाइम हो गया है, तो people suddenly got interested in various art forms, and due to increased online activity, a lot of artists started sharing snippets of their art forms as well. People also turned to arts to cope with the fear of anxiety of the pandemic. मैं सीधे इश्यूज एंड चैलेंजेस पे आता हूँ, मैं डिटेल में नहीं इस पे जाऊँगा। जो मेरा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हम ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ड्यू टू द पैंडेमिक, क्योंकि राइज इन ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस हम देख रहे थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, तो इतनी फ्रीक्वेंसी में सडनली आर्टिस्ट और ऑडियंस को जो चैलेंजेस हैं और जो इश्यूज़ हैं फिर धीरे धीरे सामने आते हैं। अगर हम किसी फ्रेंड से मान लीजिए हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं तो अच्छी बातें होती हैं और हंसी मजाक होता है और वापस आ जाते हैं। अगर किसी से रोज़ मिलना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं। सिमिलरली आई थिंक यहाँ पे हमारे साथ हो रहा है कि एज वी डिस्कस ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड लॉकडाउन देयर वाज अ सडन राइज इन द परफॉर्मेंस एंड पीपल गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट द इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज दिस रिप्रेजेंटेड, बट स्लोली द मैजिक स्टार्ट्स टू वेयर ऑफ. Both the artist and audience start facing a lot of challenges, can be broadly divided into following points. Pehla, compromise in audio and video quality. Most of the time there are various quality issues. Only high quality pre-recorded performances assure a good quality performance, such as Sail Mastros in studio platform in collaboration, Peninsula Studio, First Edition Arts Channel hosting performances, etc. The problem of too many, second point, too many concerts, too many organizations, जिससे आप समझ लीजिए ओवर एक्सपोजर हो रहा है आर्टिस्ट का, लाइक बडिंग आर्टिस्ट जो समय सोच और विचार पे जाना चाहिए, कई बार ईगरनेस टू परफॉर्म में आप ये चीज़ आपकी कुछ हद तक पीछे हो जाती है, बिकॉज देयर इज एक्सेसिबिलिटी टू अ परफॉर्मेंस स्टेज ऑनलाइन फ्रॉम योर ड्राइंग रूम इन द होम. So third, financially not rewarding, exploitation of artists by the organizers. Fifth, setting up a wrong precedent. Lots of artists doing free performances, smaller artists getting suffered and going broke because एक precedent आप set कर रहे हैं कि free performances हो रही हैं, but later on what happens is this kind of creates a habit in the mind of organizers कि यार हमें पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है शायद. People are so eager and so there is a demand supply chain है basically. Demand ज़्यादा हो रही है, people want to perform and the organizers can tap this. Next. Culture of attending live concerts, witnessing live concerts takes a toll. ये जो कल्चर है लाइव कॉन्सर्ट्स में और परफॉर्मेंसेस में जाने का, ये भी एक हैबिट है देखा जाए तो, और ये दैट टेक्स अ टोल. कन्वर्जन ऑफ रियाज स्पेस इनटू अ परफॉर्मेंस स्टेज, सैंक्टिटी ऑफ द रियाज स्पेस इज सैक्रिफाइस्ड. Constant need of validation in the mind of performer, distraction due to comments coming in during the live performance, and distraction due to audio, video and technical issues. Many times artists are feeling anxiety and puzzled due to the handling of various technical issues by themselves. Questions such as, will the internet work fine, or is the sound okay for the audience? Can they listen to the tabla, tanpura in the audio transmission? And sometimes they're interrupted as well as by the comments in the middle of Bada Khair or Vilambit Gat that, yaar, volume badha do, tabla nahi aa raha hai, tanpura nahi aa raha hai. So there have been times which I have witnessed and I have talked to a couple of the people or my colleagues जो perform करते हैं कि बड़ा ख्याल गाते हुए 2 मिनट के बाद पता चलता है हम बहुत फीलिंग से गा रहे हैं, सडनली पता चलता है अरे यार तबला बढ़ा दो थोड़ा, अभी तक तो सुनाई नहीं दे रहा था. सो व्हेन यू हियर इट बैक यू रियलाइज द रिजल्ट इज नॉट द वे यू इंटेंडेड टू. Next, restrictions on the body language of the performer. Need to be careful while performing to be seen properly on the laptop or mobile screen, especially in case of apps like Instagram. ये डांस परफॉर्मेंसेज में बहुत ही मुश्किल है मुझे लगता है. ऑफ कोर्स वोकल में भी ज़्यादा मुश्किल है, बट डांस परफॉर्मेंस में अगर हम देखें एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, सिंस दे हैव टू आइदर मॉडिफाई देयर मूवमेंट्स कंप्लीटली टू सूट द स्क्रीन स्पेस ऑफ द एप्लीकेशन, और आइदर हायर अ बिग स्टूडियो स्पेस बाय एन आवर विद प्रॉपर प्रोडक्शन इक्विपमेंट टू शोकेस देयर ट्रू एबिलिटी. Indian music doesn't involve just the throat or the voice. The whole presentation is seen through the body language of the musician. This freedom is totally curtailed in the online production to suit the online technicalities, which in turn kill the soul and music of the artist. ये एक point मैंने रोहिता सर से कल मैं डिस्कस कर रहा था, तो कुछ points I'm very thankful to him for giving me such feedback. Lack of expertise in audio setup among elderly artists. Elderly artists का know-how, technical know-how की तरफ थोड़ा कम रुझान होता है. वो इस आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म से एक तरीके से वंचित रह जाते हैं. ऑल लॉजिस्टिक्स एंड इक्विपमेंट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द म्यूजिशियन बिकम्स द ऑर्गेनाइजर एंड द परफॉर्मर basically. Financial sound background artists have an advantage in terms of access to better equipment and production techniques. Artists from urban areas who are working in corporate sectors can afford this sort of sophisticated sound systems, but it would be impossible for people who are totally dependent financially on this field.
जो अच्छे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्ली म्यूजिक एज अ हॉबी कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, दे कैन स्टिल बाय अ 1 लाख इक्विपमेंट ऑफ अ यामाहा साउंड बोर्ड एंड देयर आर I've heard people who have got that and that's wonderful. बट जो तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती है, कोई ज़्यादा स्किल्ड आर्टिस्ट जो है वो ये नहीं कर सकता बिकॉज उसका ब्रेड एंड बटर इस फील्ड से है. सो उसका इतना फाइनेंशियल बैकिंग या सेविंग नहीं है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाता है. टेक्स अवे द जॉय ऑफ परफॉर्मिंग लाइव म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस. वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग फीलिंग है जो वो जो कायम रहनी चाहिए. These online production can sometimes be more for documentation for the sole enjoyment of the music, as Indian music, Hindustani music springs from a connect between the two souls. Faulty postures while singing, ये मैंने खुद भी महसूस किया है और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी ऐसा लगा कि while performing for such applications, जैसे इंस्टाग्राम है, मोबाइल को देख रहे हैं हम, लैपटॉप को हमने नीचे रखा हुआ है, हम बैठे हैं नीचे और हम गा रहे हैं. सो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम ऐसे गा रहे हैं, like this, for example, माइक, ये तो स्टिल माइक है बट माइक यहाँ पे होता है लैपटॉप का. सो आपकी आदत पड़ जाती है कि और सिंगिंग टू द लैपटॉप माइक और टू द मोबाइल, तो आपका जो वॉइस प्रोजेक्शन है वो कभी कभार ख़राब होता है. एक मेरी फ्रेंड भी हैं जो वॉइस कोच हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने भी कहा था कि जब बार बार गाते हैं तो शी ऑल्सो, बिकॉज शी ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ ऑनलाइन लेसन्स, तो 2-3-4 दिन के बाद शी सेड कि मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता था कि नहीं यार मेरा वॉइस प्रोजेक्शन ख़राब हो रहा है, शायद आई नीड टू मतलब स्टे, मेरी बैक सीधी रहे और मेरा वॉइस प्रोजेक्शन ख़राब ना हो. क्रिएटिंग अ सूडो इमेज ऑफ द आर्टिस्ट, कि यू कैन मैनिपुलेट और alter the opinion of your followers while presenting your best possible clip of 2 to 3 minutes from a 1 hour performance which doesn't really provide a picture. 1 घंटे का गाने में से हम कोई 5 मिनट का क्लिप निकाल सकते हैं अपना, एंड प्रॉब्ली हम अपना बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो प्रेजेंट कर सकते हैं ऑडियंस को, जो कि विच इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर. So in during the pandemic, we have heard a lot about grievances in the field of education. The village students not being able to connect with proper internet facilities in the same way a rural artist or a tribal artist cannot have the sophisticated gadget and studio or internet facility. Therefore, rather than the whole country benefiting from the rise in social media or as it is being projected, it is more for urban and semi-urban areas. To some extent, it is creating and widening disparities. इसके बारे में एक मैं स्टेटमेंट इनकी भी कहना चाहूँगा. डॉक्टर रजत कथुरिया, सीनियर विजिटिंग प्रोफेसर एट इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, उनका कहना है कि देयर हैज़ बीन अ ह्यूज अपस्टेक ऑफ डिजिटल सर्विसेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मच अबव व्हाट ट्रेंड फोरटोल्ड. That is a positive. What is equally clear, however, is that the benefits of the increased digitization have been unevenly spread across the geography and population. Trickle down to the lower income group and laggard regions is not a given and will require policy support. वो trickle down नहीं हुआ है to the lower income groups तक, unevenly spread है geography wise, तो उसका जो सही utilization evenly distribute हो सके इंडिया की geography में, वो अभी तक नहीं हो पाया है, जो शायद आगे हो जाए, और उसके लिए पॉलिसी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगा. कुछ सजेशंस जो हम बात कर रहे थे, एक रोहिता सर का उन्होंने बहुत अच्छा मुझे पॉइंट बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इनकी क्लास में देर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड के हैं. समटाइम्स मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम फैमिली हैज ऑनलाइन क्लासेज एंड देयर इज जनरली 1 मोबाइल इन द हाउस होल्ड. सम सिनेरियो कुड ऑल्सो बी अप्लाई टू एन आर्टिस्ट फैमिली ऑफ रूरल बैकग्राउंड. उनके पास भी हो सकता है घर में 1 मोबाइल हो. सो द प्रेफरेंस टू द चाइल्ड हु इज गेटिंग क्लासेज, 10th या 12th की क्लासेस चल रही है, ही वुड गेट अ प्रेफरेंस कि अच्छा यार इसकी एजुकेशन है. एंड क्लासिकल म्यूजिक की परफॉर्मेंस, और फॉर दिस ही नीड्स टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्ली एक्सप्लोर हिमसेल्फ कि यार हाउ कॉन्फिडेंटली, हाउ कंफर्टेबल आई कैन बिकम विद द टेक्नोलॉजी. और उसके लिए करने के लिए ही नीड्स हिज ओन, हर और ही और हर नीड्स देयर ओन डिवाइस. सो वो नहीं हो पाता है. सो सजेशंस पे आता हूँ मैं. कंक्लूजन, एक तरीके से कंक्लूजन नहीं कह सकते बिकॉज इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, तो विल टॉक अबाउट सजेशन इन शॉर्ट. Although social media platforms such as YouTube, Instagram, Facebook are playing an active role in propagating artists and performers, but the fact is it can never be an alternative to live performances. The direct interaction of audience and the performer is essential in Hindustani music. The wah and ah of the live audience cannot be expressed in form of likes and comments. However, it can definitely be seen as a great aid in promoting culture of attending live concerts and bringing audience to the doorstep of auditoriums again. It might be a medium to sustain or a stopgap arrangement for the art and the artist to survive. फॉर इंस्टांस देर इज़ अ गान भारतीय सोसाइटी, जिसके अंदर जिनके पार्ट रोहिता सर भी हैं, जो एक बहुत अच्छी सोसाइटी है और आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर वेरियस आर्टिस्ट, जिसके अंदर नाद स्वरम जो आर्टिस्ट्स हैं जो जनरली वेडिंग्स में परफॉर्म करते हैं, उनका जो लाइवलीहुड था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यूरिंग पेंडेमिक. तो इन्होंने थ्रू इनका इनिशिएटिव था जिससे इन्होंने
उनको अपॉर्चुनिटी दी परफॉर्म करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एंड दे पेड देम रेम्यूनरेशन। उससे ये हुआ कि एटलीस्ट जो आर्टिस्ट बेसिकली वो लेबर करने वाले थे, उनकी सीधी स्टेटमेंट थी कि यार मैं कुली का काम करने वाला हूँ नेक्स्ट डे, बट आपकी पेमेंट आ गई, आपने मुझे पे किया एंड यू पेड अ रेम्यूनरेशन, इट विल रियली सपोर्ट माय फैमिली और प्रॉबेबली आई कैन गो ऑन फॉर कपल डेज मोर एंड देन आगे देखते हैं। So these such organizations are a blessing, and here we can see the use of social media platforms act as a boon for the organizer and the artist. So yeah, thank you. धन्यवाद उज्जवल जी, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई। सोशल मीडिया तो आजकल न्यूज़ में छाया ही हुआ है। आप देखते ही हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे जीवन के हर क्षेत्र को ये प्रभावित करता है, लेकिन वही म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस सुनने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए जो शायद ऑडिटोरियम हमें दे पाते हैं। घर पर बैठकर म्यूज़िक सुनने में कभी डोर बेल बज रही है, कभी फ़ोन आ रहा है, कभी कुछ और घरेलू बातें हो रही हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो जो आनंद है कॉन्सर्ट का वो नहीं आ पाता। चाहे लोग फिल्म भी देखते हैं घर पर बैठकर, वो मज़ा नहीं आ पाता जो सिनेमा हॉल में आता है। तो सिनेमा हॉल की कमी को कभी भी घर वाली परफॉर्मेंसेस पूरा नहीं कर सकती। इसी तरह से म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जो ऑडिटोरियम वाली कॉन्सर्ट्स हैं, उनका जो मज़ा होता है वो घर पर बैठकर लिया नहीं जा सकता। ये साइकोलॉजिकल है, इसके लिए कुछ नियम बनाने से कुछ होने वाला है नहीं है। एक्चुअल में सामने बैठकर जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उनका मज़ा बिल्कुल अलग है, जो इंटरनेट पे हमें कभी नहीं आ सकता। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, sir.